तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो इस खिड़की को नहीं तोड़ सकती। तो बेहतर ये है कि अपनी एनर्जी बचा कर रखो किसी ऐसे वक्त के लिए जब तुम्हें एनर्जी की सख्त ज़रूरत पड़े। वो जो लगातार 1 घंटे से खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रही थी, जानी पहचानी सी आवाज़ सुनकर पलट कर देखा तो सामने खड़े युवराज रघुवंशी खड़ा था। आंखों पर यकीन नहीं आया था उसे कि उसके सामने युवराज रघुवंशी खड़ा है। इसका मतलब उसे यहाँ पर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही था। और ये सोचते ही वो जी जान से कांपी। इतना तो उसे अंदाज़ा हो ही गया था कि ये सब कुछ किसी दुश्मनी के तहत किया गया है, मगर वो ये सब सोच भी नहीं सकती थी कि वो इंसान युवराज होगा, क्योंकि उसे युवराज से इस घटिया काम की उम्मीद नहीं थी। हाथ में पकड़ा हैवी बांस जिससे वो खिड़की को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ से छूटकर गिरा था। कदमों ने उसका वजन रोकने से इनकार कर दिया था। वो लड़खड़ाकर गिरती इससे पहले ही उसने खुद को संभाला था। आंखों की कोर से एक आंसू टपक कर गाल पर आया था। वो ये कैसे कर सकता था? एक बार भी नहीं सोचा कि ये सब करने से मेरी इज्जत तार तार हो जाएगी, लोग मुझ पर उंगलियां उठाएंगे। अगले ही पल मायरा के होंठ खुले थे कुछ कहने के लिए। तुम यहाँ पर, इसका मतलब तुमने ही मुझे अगवा किया है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, कांपती हुई आवाज़ में सवाल कर रही थी। हाँ, मैं यहाँ पर। तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तो मेरी जान, तुम्हारी गलतफहमी दूर करने के लिए ही मैंने तुम्हें ये छोटा सा ट्रेलर दिखाया है, लेकिन अभी बहुत जल्द तुम्हारे सामने एक पिक्चर चलने वाली है जो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी की कहानी होगी। वो सीने पर हाथ बांधे बड़ी सर्द निगाहों से मायरा को देख रहा था और मायरा उसकी ठंडी निगाहों में जमती जा रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसकी गलती की बहुत भयानक सज़ा उसे मिलने वाली थी। उसकी सारी अकड़, सारी बहादुरी एक पल में हवा हो गई थी। अगले ही पल वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आंसू भरी निगाहें सामने खड़े बेदर्द और पत्थर दिल इंसान पर टिकाई थीं, एक उम्मीद के साथ कि शायद ये इंसान उसे माफ़ कर देगा। और इसी उम्मीद पर उसने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। माफ़ी? अब माफ़ी मांगना चाहती हो तुम मुझसे? युवराज ने उसे बाजू से खींचकर अपनी ओर किया था। उसके बाजू पर युवराज की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मायरा दर्द से बेहाल हुई थी, लेकिन उसे दर्द की परवाह कहाँ थी। उसकी जान तो इसलिए हवा हुई थी कि युवराज उसके इतना करीब था। अब माफ़ी मांगने का वक्त गुजर चुका है। जब तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी तब तुम खुद को 30 मार्खा समझकर पूरी यूनिवर्सिटी में घूम रही थी। अब मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत नहीं। ये कहकर युवराज ने उसे अपने और भी करीब खींचा था, इतना करीब कि मायरा का नर्म नाजुक वजूद उसके सख्त चौड़े सीने से टकराया था। प्लीज़ मेरे पास मत आना। वो तेज़ी से पीछे की ओर हटी थी। फिक्र मत करो, तुम जैसी लड़की को हाथ लगाना तो दूर की बात, मैं देखना भी पसंद नहीं करता। ये कहकर उसने मायरा को एक जोर का झटका दिया था कि वो लड़खड़ाकर बेड पर जाकर गिरी थी। और फिर युवराज ने उसके करीब से अपनी जैकेट उठाई और रिहाई मिलने पर मायरा के चेहरे पर सुकून की लहर आई थी, जो कि युवराज की निगाहों से बच न सकी। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो तुम्हारे लिए मैंने सज़ा तय की है, तुम्हें सज़ा दी नहीं है। और तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम खुद को मेरे साथ शादी के लिए तैयार कर लो। थोड़ी ही देर में पंडित जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। और युवराज के इरादे जानकर मायरा के तन बदन में एक आग सी लग चुकी थी। मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, उसने चीखते हुए कहा था। मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी या तुम्हारी सलाह नहीं मांगी है, क्योंकि यहाँ तुम्हारी नहीं मेरी मर्जी चलेगी। तो जो कह रहा हूँ चुपचाप वही करो, वरना तुम्हारे घर वालों को तिगनी का नाच नचा दूंगा। वो जैकेट पहनकर उसकी चैन बंद करता हुआ अब शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया था और अपने घने बालों में बड़े ही लापरवाही से ब्रश करता हुआ मायरा के दिल की धड़कनें बढ़ा चुका था। लेकिन युवराज की अगली बात ने तो मायरा के शरीर से जैसे उसकी जान ही खींच ली थी। जब युवराज ने कहा कि मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम्हारी एक बहन भी है, बहुत खूबसूरत, जो तुमसे लगभग 2 साल छोटी है और कॉलेज की स्टूडेंट है। तुम ना सही तो तुम्हारी बहन सही। सोच रहा हूँ कि खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरी बहन की तरफ नज़र उठाकर भी देखा। वो हलक के बल चिल्लाई थी। उसका ये अंदाज देखकर वो मुस्कुराने लगा। ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर वो मायरा के सामने आकर खड़ा हुआ था। आंखों में जलते गुस्से के शोले देखकर मायरा एक पल के लिए सहम गई थी।
ठीक है, अगर तुम्हें अपनी बहन की इज्जत प्यारी है तो खुद को शादी के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम पंडित जी या फिर मेरे दोस्तों के सामने कोई भी तमाशा खड़ा करो। अपनी बात कहकर मायरा पर एक सख्त निगाह डालता हुआ वो वहाँ से जा चुका था, जबकि वो जमीन पर बैठती चली गई। हाथ दोनों पैरों के आसपास लपेटे सर घुटनों पर टिका दिया था और फिर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे ये तो पता था कि अब उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। जो लड़की घर से एक रात के लिए गायब हो जाए उसकी इज्जत क्या रह जाती है, उसे अच्छे से पता था। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी। काश मैं उस इंसान के खिलाफ गवाही न देती तो आज मेरे ऊपर ये मुसीबत न टूटती। ये मैंने क्या कर दिया। उसने अपने बाल दोनों हाथों से पकड़ लिए थे। उसकी आंखों के सामने अपने बूढ़े माँ बाप का चेहरा घूमने लगा। इतने समय तक लोगों ने उनका जीना हराम कर रखा होगा। लोगों के ताने, उनके अजीबोगरीब सवाल, क्या जवाब दिया होगा मेरे माँ बाप ने लोगों को। जवान बेटी घर से गायब हो जाए तो ये माँ बाप के लिए मौत के बराबर होता है। उसका दिमाग अतीत में घूमने लगा। जब उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो पहले ही दिन उसकी माँ ने उसे समझाया था, पढ़ने जा रही हो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, अपनी इज्जत को संभाल कर रखना। औरत की इज्जत कांच से भी नाजुक होती है। एक बार दरार आ जाए तो फिर पूरी ज़िंदगी वो दरार नहीं भरती। हम लोगों के पास सिवाय इज्जत के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। इसीलिए अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत की लाज रख लेना। मुझे तो इस बात का डर है कि जो तुम्हारे सिर पर ये हमेशा सच बोलने का और गलत के खिलाफ खड़े होने का जो भूत सवार है ना, ये कहीं तुम्हें ले न डूबे। एक बात मेरी याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पढ़ाई के अलावा किसी भी मामले में दखल देने की कोशिश मत करना। क्योंकि तुम जिस यूनिवर्सिटी में जा रही हो वो कोई छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ अमीर ज़्यादा भी पढ़ते होंगे। जो जैसा करे उसे करने देना। तुम किसी के भी मामले में दखल मत देना, सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रखना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ। और मायरा अपनी माँ के इतने लंबे चौड़े लेक्चर पर मुंह बनाकर रह गई थी। ओफ मम्मी, आप तो मुझे ऐसे ट्रेन कर रही हैं जैसे मैं यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि किसी जंग पर जा रही हूँ। और एक बात मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि अगर मेरे सामने कुछ भी गलत होगा तो मैं उसे सहन नहीं करूँगी। वो बस मुंह फुलाकर वहीं सोफे पर बैठते हुए पानी का गिलास मुंह को लगा गई थी, जबकि अर्पिता जी ने अफसोस से अपनी बेटी को देखा था। अर्पिता जी को अपनी बेटी के लिए सत्यवादिता एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी बेटी बहुत भोली है। चूँकि उसे पढ़ने का बहुत शौक था और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी, इसीलिए उसकी जिद के आगे हार मानते हुए उन्होंने उसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करा दिया था। अपनी माँ को पूरी तरह संतुष्ट करते हुए वो यूनिवर्सिटी आने जाने लगी थी, मगर उनका दिल तब तक बेचैन रहता जब तक कि वो घर वापस न आ जाती। मम्मी, कहाँ हो आप? मुझे आकर बचा लो, ले जाओ यहाँ से, मेरा यहाँ दम घुट रहा है। वो एक बार फिर से रो पड़ी थी। वो नहीं जानती थी कि उसे यहाँ आए हुए कितना दिन हो चुके हैं, क्योंकि ना तो कमरे में घड़ी थी और ना ही कोई रोशनी आने का जरिया। कमरे में खिड़की जरूर थी लेकिन वो बंद थी और रोशनी की एक किरण भी अंदर नहीं आ पा रही थी। वो फिर से उठी थी और एक बार फिर से खिड़की पर लगे ताले को खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन ताला बहुत मजबूती से लगाया गया था कि खुलकर ही नहीं दे रहा था। वो अपना दिमाग चलाने लगी। इस ताले को ताकत से तोड़ना उसके बस की बात नहीं थी, बस उसके लॉक को खोलना अब जरूरी था। और ताले को लॉक को खोलने के लिए मायरा इधर उधर नज़र दौड़ाने लगी कि कहीं कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे कि ताले का लॉक खोला जा सके। अचानक ही उसकी नज़र बेड के पास बनी एक दराज पर पड़ी थी। उसने जल्दी से जाकर वो दराज खोला और एक पल में ही उसकी आंखें चमक उठी थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी कैद से रिहाई मिल सकती थी। सामने ही एक चाबी पड़ी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने दोबारा एक नज़र खिड़की पर लगे ताले पर डाली। शायद इस ताले को ये चाबी से ताला खुल जाए। उसके दिल में उम्मीद की किरण जागी थी। हे भगवान, मेरी सहायता कर। उसने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की और फिर भगवान का नाम लेकर ही वो ताला खोलने लगी। अगले ही पल उसका दिल खुशी से धड़क उठा था, क्योंकि क्लिक की आवाज़ के साथ वो ताला एकदम से खुल गया था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक पल भी देर किए बिना उसने वो खिड़की खोली और बाहर की ओर छलांग लगा दी। वो इस वक्त निचले वाले हिस्से में मौजूद थी
और उसे नीचे कूदने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब उसका रुख बाहर के दरवाजे की ओर था, जहां इस वक्त कोई भी खड़ा नहीं था। दरअसल युवराज उसे एक पुराने बंगले पर लेकर आया था, ताकि उसके घर वालों को भी उसके किए का पता न चल सके। युवराज के तो बहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मायरा इतनी आसानी से उसकी कैद से छूटकर भाग सकती है, और इसीलिए उसने बाहर कोई खास सिक्योरिटी नहीं लगाई थी। वो चुपचाप घर का बाहरी दरवाजा पार कर गई थी। वो तेजी से भागी चली जा रही थी और डर के मारे बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी कि कहीं ऐसा न हो कि वो जालिम इंसान फिर से उसके पीछे आ जाए। युवराज ने शादी के सारे इंतजाम कर लिए थे और अब मायरा को बताने के लिए वो फिर से कमरे के अंदर आया था। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, उसकी आंखें हैरत और गुस्से से सिमट गई थी। मुट्ठियों को कसकर भींचते हुए उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। सामने खाली कमरा उसका मजाक उड़ाता हुआ महसूस हो रहा था। खिड़की खुली हुई थी, ताला जमीन पर पड़ा था, जिसके साथ ही एक चाबी लगी हुई थी। रामदीन, वो गले के बल चिल्लाया था। उसने गार्ड्स को समझाया था कि इस कमरे को अच्छे से चारों तरफ से बंद कर देना, ताकि उसके पास निकलने का कोई भी रास्ता न बचे। मगर गार्ड की बेवकूफ़ी ये हुई कि उसने उस खिड़की को ताला तो लगा दिया था, लेकिन बेध्यान होकर चाबी उसी कमरे में रखी एक दराज में डाल दी। अभी और इसी वक्त उस लड़की को ढूंढो। मुझे वो लड़की 5 मिनट के अंदर अंदर इस हवेली में चाहिए। अगर तुम लोग उस लड़की को ढूंढने में नाकाम रहे तो तुम सबको इसी कमरे में बंद कर दूंगा, और साथ ही साथ तुम्हारा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। अपने साहब की बात सुनकर वे लोग बाहर की ओर भागे थे। दरवाजे पर चौकीदार नहीं था। दरअसल दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और चौकीदार खाना खाने के लिए अपनी एनेक्सी में गया था, और उसी दौरान ही वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई थी। वो जो डर के मारे बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, सामने आने वाली गाड़ी की तरफ उसका ध्यान नहीं गया था। वो बड़ी मुश्किल से उससे टकराते टकराते बची थी। गाड़ी से एक नौजवान बाहर निकला। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर मरने का इतना ही शौक है तो जाकर कोई और तरीका ढूंढो मरने का। क्यों मुझे जेल भिजवाने का इरादा रखती हो? वो गुस्से से जोर से चिल्लाया था, जबकि उसकी बातों और उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए वो उसके सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। एक लड़के ने मुझे किडनैप कर लिया है और अब वो मुझे ढूंढ रहा होगा। प्लीज़ मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो। वो छोटे बच्चों की तरह रो रही थी। राजीव ने बहुत गौर से उसके चेहरे की ओर देखा था। मेरी गाड़ी में आकर बैठो और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, राजीव ने गाड़ी का लॉक लगा दिया था, मगर उसका ध्यान राजीव की तरफ नहीं था। वो तो किसी तरह से वहाँ से निकलने के लिए मन ही मन तरीके सोच रही थी। गाड़ी एक अनजाने सफ़र पर चल पड़ी। उसे उस कमरे में बेहोश पड़े हुए लगभग पूरा दिन गुजर चुका था। वो कल शाम के वक्त वहाँ लाई गई थी और अभी दोपहर के 3 बज रहे थे। गर्मी बहुत तेज़ थी, मगर एसी वाली गाड़ी में बैठते ही उसके वजूद को थोड़ा सा सुकून मिला था। तुम्हें उस इंसान ने कैद करके क्यों रखा था? राजीव अब ड्राइव करते हुए उससे सवाल भी कर रहा था, और मायरा की आंखों में आंसू छलक आए। सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लेना चाहता है वो मुझसे। बदले की आग में उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और दूसरा दिन है उसने मुझे अपनी कैद में रखा है। पता नहीं मेरे माँ बाप का क्या हाल होगा। वो लगातार रोते हुए अपने आंसू भी पोंछ रही थी। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप का नंबर है? राजीव के पूछने पर उसने तेजी से हाँ में सर हिलाया और अपने पापा का नंबर उसे लिखवाने लगी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, जबकि तुम 2 दिन से घर से गायब हो? राजीव के सवाल पर वो कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। वो इस बारे में नहीं जानती थी। मैं उन्हें सच्चाई बताऊंगी, उसने नज़रें चुराते हुए कहा। और क्या वो तुम पर यकीन कर लेंगे? राजीव ने फिर से सवाल किया। वो उसके चेहरे को देखता रहा। इस बारे में अभी मैंने नहीं सोचा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे माँ बाप मुझ पर भरोसा करेंगे और मेरी बात को समझेंगे। ये कहकर उसने अपना चेहरा विंडो के बाहर की ओर कर लिया था। लेकिन जाने पहचाने रास्तों को देखकर उसका दिल धक से हुआ था। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने हैरान होकर अपनी बराबर वाली सीट पर बैठे राजीव की ओर देखा था, जो बड़ी ही बेफिक्री से ड्राइविंग कर रहा था। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अचानक ही उसकी नज़र एक खास पेड़ पर पड़ी। ये पीपल का बहुत बड़ा और घना पेड़ था, जिस पर केसरी धागे लिपटे हुए थे। इस पेड़ को वो कैसे भूल सकती थी? युवराज के घर से भागने पर उसने कुछ पल के लिए इस पेड़ की ओट में छिपकर खुद के डर पर काबू पाया था। गहरी होती सांसों को बहाल किया था। उसके बाद ही आगे की ओर कदम बढ़ाए थे।
और अब इस पेड़ को देखकर उसकी जान जैसे लबों पर आई थी। ये तो वही पेड़ है, वो जैसे खुद से ही बोली थी, जो युवराज रघुवंशी के घर से थोड़े ही फासले पर था। शुरू में राजीव ने एक अलग रास्ता चुना था, मगर वो उसे दोबारा उसी जगह पर ले आया था। लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारी असली जगह है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, वो गिड़गिड़ाने लगी। मगर राजीव तो जैसे उसकी कोई भी बात सुनी नहीं रहा था। युवराज अपने घर के दरवाजे पर ही खड़ा था। जैसे ही राजीव गाड़ी से उतरा, वो उसके गले लग गया। यार, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये लड़की दोबारा से मेरे हाथ से निकल जाती तो मैं कभी भी खुद से नज़रें नहीं मिला पाता। ये तो मेरा फ़र्ज था। जो काम करने में मेरे यार को सुकून मिलता है, उस काम को करने के लिए मैं दिलो जान से हमेशा राजी रहता हूँ। कहते हुए उसने जोरदार कहकहा मारा था और मायरा आंसू भरी निगाहों से उन दोनों दोस्तों को देख रही थी। उसे अब खुद पर ही अफसोस होने लगा कि क्यों उसने राजीव से मदद मांगी थी। और कोई हुक्म है सरकार का? राजीव ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने ख़ास अंदाज में कहा। दरअसल वो उसकी शादी में शामिल होने के लिए ही आ रहा था, जब उसे युवराज की कॉल आई थी कि वो लड़की घर से भागने में कामयाब हो गई है। उसकी खुशकिस्मती थी कि थोड़ी देर बाद उसकी गाड़ी से एक लड़की आकर टकराई। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था। उसने उस लड़की को देखते ही समझ लिया था ये वही है जिसके बारे में उसका दोस्त बात कर रहा था। और फिर उसने मैसेज में उस लड़की का हुलिया युवराज को बताया तो युवराज ने उसे वापस हवेली में लाने का हुक्म दे दिया। चलो अब बाहर निकलो। युवराज ने उसे बाहर आने का इशारा किया, मगर वो गाड़ी में ही चिपक कर रह गई। युवराज ने गाड़ी का दरवाज़ा एक झटके से खोला और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। मुझसे दूर भागने के सारे मौके तुम अपने हाथों से अब गवा चुकी हो। शादी के सारे इंतजाम हो चुके हैं और अंदर पंडित जी बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। और मायरा सिसक उठी थी। भगवान के लिए मुझ पर रहम खा लो। मेरे माँ बाप शर्म से मर जाएंगे। मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम सोच भी सकती हो कि तुम्हारी वजह से मैं कितना शर्मिंदा हुआ था। तुमने मुझ पर एक ऐसे गुनाह का इल्ज़ाम लगाया जो मैंने किया ही नहीं था। तुम्हारी गवाही की वजह से मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बदनामी थी और तुम्हारी वजह से ही मेरे जान से प्यारे पापा भी मुझसे नाराज़ हो गए। इस सब का हिसाब तो तुम्हें देना ही होगा। ये कहकर वो उसे एक बार फिर से घसीटते हुए अंदर ले गया और फिर उसके चंद ही दोस्तों की मौजूदगी में उसकी शादी हो गई। वो मायरा शर्मा से मायरा रघुवंशी बन चुकी थी। कभी सोचा नहीं था कि किस्मत उसके साथ इतना बड़ा मजाक करेगी। उसके तो बड़े बड़े ख्वाब थे। वो किसी मकाम तक पहुंचना चाहती थी, मगर अब उसे लग रहा था कि उसके सारे ख्वाब टूट चुके हैं। शादी हो चुकी थी तो जो कुछ मेहमान थे एक एक करके युवराज को बधाई देकर जा चुके थे और वो सोफे के एक कोने में टिकी बैठी अपनी उंगलियां बेचैनी से मरोड़ रही थी। युवराज ने उससे शादी तो कर ली थी, अब आगे क्या होने वाला था उसे नहीं पता था। मायरा को समझ नहीं आ रहा था आखिर युवराज ने उससे शादी ही क्यों की, जबकि उसने कहा था कि वो मुझ जैसी लड़की को हाथ लगाना भी पसंद नहीं करता। फिर भला शादी करने का क्या मतलब था? अभी वो आने वाले पलों के बारे में ही सोच रही थी जब युवराज उसके सामने आकर खड़ा हो गया और मायरा ने डरी हुई निगाहों से युवराज की ओर देखा, जिसके चेहरे पर बस एक ठंडा एहसास था। अब यहाँ पर बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, युवराज ने नफरत भरे लहजे में कहा था। तो उसके चेहरे को वो देख कर रह गई और दिल में मचलता सवाल उसके लबों पर आ गया। अगर तुमने मुझे घर से निकालना ही था तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे इतने दिन तक अपनी कैद में क्यों रखा? और युवराज के लबों पर एक जहर भरी मुस्कान आई थी, ताकि तुम्हें बदनाम कर सकूं, तुम्हें एहसास हो सके कि बदनामी का दर्द क्या होता है। तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर और गले में पड़ा मंगलसूत्र देकर तुम्हें एहसास होता रहे कि तुमने किससे पंगा लिया था। अब जाओ यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जायज़ रिश्ते में बंधी पत्नी को सामने देकर मेरे जज्बात बहक जाएं और मैं आगे की रस्म भी पूरी कर लूं। उसकी बात का मतलब समझकर मायरा का दिल डर के मारे सिमट गया था। आधी रात हो चुकी है, मैं इस वक्त कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है, तुम खुद ही देख लो। वैसे दूसरा ऑप्शन भी है तुम्हारे पास। मेरे कमरे का दरवाज़ा तुम्हारे लिए खुला है। मेरे कमरे में आकर मेरे बेड पर मेरे साथ सो सकती हो, मना नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारा हक दूंगा। ये कहकर वो अपने कमरे में चला गया, लेकिन जाने से पहले अपने गार्ड को ऑर्डर देना नहीं भूला था
कि वो उस लड़की को 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से बाहर निकाल दे। गार्ड उसके करीब आया और सम्मानित अंदाज में बोला, माफ़ कीजिएगा छोटी मालकिन, लेकिन ये साहब का हुक्म है। अगर मैंने उनकी बात न मानी तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो इस वक्त अपने दिल में शदीद तकलीफ उठती हुई महसूस कर रही थी। उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल अंकित का आया था, जो उसका मंगेतर था। लगभग 3 साल पहले ही दोनों की रजामंदी पर उनकी मंगनी हो गई थी और अब कल दोनों की शादी भी होनी थी। ठीक हल्दी वाले दिन युवराज ने उसे कैद कर लिया था। वो पहले से सारी प्लानिंग कर चुका था। उसे पता था कि मायरा की शादी है और वो ऐसा कैसे होने दे सकता था कि मायरा उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके खुद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े और सुकून से जिए। उसने उसके सुकून को ज़िंदगी भर के दुख में बदल दिया था। और अब जब मायरा को अंकित का ख्याल आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि अब तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। युवराज के इंतकाम ने उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था। वो इस वक्त एक वीरान सड़क पर चल रही थी। उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। अब ना तो वो किसी से डरकर भाग रही थी और ना ही उसे अब घर वापस जाने की जल्दी थी, क्योंकि जानती थी कि तूफान होकर तो गुजर चुका है। जितनी तबाही होनी थी वो हो चुकी है। थोड़े ही फासले पर उसे एक टैक्सी आती हुई दिखाई दी थी। उसने टैक्सी को देखकर हाथ हिलाया था। फिलहाल उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचेगी अपने भाई से पैसे लेकर टैक्सी वाले को दे देगी। भाई, मुझे मॉडल कॉलोनी जाना है। उसने पता समझाया और पीछे जाकर बैठ गई। उसके सिर में जोर का दर्द हो रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सीट से टिका दी। उसे हर चीज़ से नफरत महसूस हो रही थी और यही वजह थी कि उसने ना तो ड्राइवर पर ध्यान दिया और ना ही उसकी आंखों में छिपे इरादों को पढ़ने की कोशिश की। मैडम जी, आप रात के इस पहर यहाँ अकेली क्या कर रही थी? तुम अपने काम से काम रखो और जो एड्रेस तुम्हें बताया है उस जगह पर मुझे पहुँचाओ और फिर चलते फिरते नजर आओ। लेकिन मैडम जी, ये शरीफों का इलाका नहीं है। मैं कह रही हूँ चुप हो जाओ। अगर तुम्हारी दोबारा आवाज़ सुनाई दी तो पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर दूंगी। मुझसे पहले वो तुमसे सवाल करेंगे। वो ड्राइवर भी एक नंबर का बेहया और बदतमीज इंसान था। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, वरना वो कब की टैक्सी रुकवाकर उतर चुकी होती। अभी तो उसे हर हाल में अपने घर पहुंचना था। अचानक ड्राइवर ने रास्ते में टैक्सी रोक दी। क्या हुआ? मुझे एक आदमी से थोड़ा सा सामान लेना है। मैं उसे सामान लेकर वापस आता हूँ। तब तक आप यहीं टैक्सी में बैठी रहें। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है क्या? तुम मुझे इस वीरान जगह पर अकेला छोड़कर जा रहे हो। कोई भी हादसा हो सकता है। मैडम जी, जो जगह आप खड़ी थी वो भी वीरान ही थी, जहाँ पर आप अकेली खड़ी रो रही थी। फिक्र मत करें, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। ड्राइवर बदतमीजी दिखाते हुए वहाँ से चला गया। एक लम्हे के लिए उसके दिल में आया कि वो इस टैक्सी को छोड़ दे और उतर जाए, क्योंकि उसे ड्राइवर का अंदाज अब सही नहीं लग रहा था। लेकिन वो उस वीरान जगह पर उतरकर कहाँ जाती? उसके पास इस टैक्सी में बैठे रहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। वो भगवान का नाम लेते हुए वहीं बैठी रही और टैक्सी ड्राइवर का इंतजार करने लगी। थोड़ी ही देर में वो आता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक और आदमी भी आया था, जिसकी बड़ी बड़ी काली मूछें थीं और आंखें एकदम लाल। वो उस वक्त होश में नहीं लग रहा था। इससे पहले कि वो उस आदमी के बारे में कुछ पूछती, ड्राइवर ने कपड़ा उसके मुंह पर रख दिया। थोड़ी ही देर में वो इस दुनिया से बेखबर हो गई थी। अब इस लड़की का क्या करना है? ड्राइवर के बगल में बैठे आदमी ने पूछा। शेरू मुस्कुरा दिया। इस लड़की को अपनी मालकिन नीलम बाई के हवाले करना है। मुझे पूरा यकीन है इस बार हमें 1 करोड़ मिलकर रहेगा। इस बार मैंने बहुत ही खूबसूरत लड़की ढूंढी है। नीलम बाई इस लड़की से काफ़ी पैसा कमाएगी। वो उसे लेकर नीलम बाई के कोठे की ओर बढ़ गया। नीलम बाई ने जब उस लड़की को देखा तो देखती ही रह गई। ऐसा बेदाग हुस्न कि नीलम की नज़रें नहीं हट रही थी मायरा के चेहरे से। वो बेहोशी की हालत में थी। घनी पलकें गुलाबी गालों पर टिकी हुई थीं, नरम गुलाबी होंठ जो शायद भूख प्यास की वजह से मुरझा गए थे। ऐसी खूबसूरत नाजुक काया कि नीलम बाई का दिल एक पल के लिए मचल उठा था। वाह शेरू वाह, तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तुम्हें 1 करोड़ नहीं बल्कि पूरा 1.5 करोड़ दूंगी। ये लड़की तो किसी कीमती नगीने से कम नहीं है। मैं इसे सबसे पहले सेठ के हवाले करूंगी। वो मुझे इसकी एक मोटी रकम अदा करेगा। उन्होंने वहाँ बैठे बैठे ही फैसला कर लिया था। इस वक्त वो दुनिया जहान से बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि उस पर कितनी बड़ी क़यामत गुजरने वाली है। बेगम साहिबा, आप जाने और आपका काम जाने। मेरा मकसद
इस लड़की को आप तक पहुंचाना था। बस आप मेरे हिस्से के पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। शेरू ने सारे मामले से छुटकारा पाने की कोशिश की और साथ ही साथ उसने अपने पैसे की मांग भी नीलम बाई के सामने रख दी। फिक्र मत करो, कल सुबह ही सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम खामोशी से यहाँ पर क्यों खड़ी हो? इसके ऊपर पानी डालो ताकि ये होश में आए। उन्होंने पास खड़ी एक और लड़की को चीखते हुए कहा। वो लड़की दौड़ती हुई आई और ठंडे पानी का जग भर कर ले आई और उसने वो सारा पानी उसके ऊपर उंडेल दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। देखा तो किसी अनजान जगह पर मौजूद थी। वो बुरी तरह घबराई थी। चकराते सर को अपने हाथों में थाम लिया। ये मैं कहाँ हूँ? उसके दिमाग में वो सारे पल घूमने लगे कि वो टैक्सी ड्राइवर उसके करीब बढ़ रहा था और फिर उसके मुंह पर एक रुमाल रख दिया था। उसके बाद वो बेहोश हो गई थी। इसका मतलब उस टैक्सी ड्राइवर ने ही ये सब कुछ किया है। रात का समय था। नीलम बाई ने पल्लवी को हुक्म दिया कि वो उस लड़की को बाहर लेकर आए ताकि वो भी कुछ खा ले। जिस तरह की कमजोरी मायरा को लग रही थी वो ये बताती थी कि वो पिछले 3 दिनों से लगातार भूखी थी। हालांकि युवराज ने उसके लिए खाना भेजा था, लेकिन उसे उस वक्त इतना गुस्सा था कि उसने खाना उठाकर दीवार पर दे मारा था। इसके बावजूद भी उसके कमरे में खाना आता था और उसने जिद और गुस्से में आकर खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। और अब तो उसे ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी भूख ही मर चुकी हो। पल्लवी ने उससे आकर कहा तो उसने सख्ती से इनकार कर दिया। उसी वक्त नीलम बाई भी कमरे में दाखिल हुई थी। ये नखरे अपने बाप के घर में दिखाना, ये यहाँ तुम्हारे नखरे बर्दाश्त नहीं होंगे। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अगर तुम्हारे हुस्न में जरा सी भी कमी आई तो तुम्हें अधमरा कर दूंगी। अपनी डाइट का ख्याल रखो ताकि तुम्हारे चेहरे पर रौनक आए और तुम ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों को अपनी ओर खींच सको। ये सुनकर उसने तकलीफ से अपनी आंखें बंद कर लीं। वो जो हमेशा खुद को इन सब चीज़ों से बचा कर रखती थी, जिसने हमेशा अपनी इज्जत की हिफाजत की थी, जो हमेशा खुद को छिपा कर रखती थी, वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस तरह से जलीलो रुस्वा हो जाएगी। हे भगवान, ये कैसी आजमाइश है और ये कब ख़त्म होगी? वो सिर्फ सवाल कर सकती थी, उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। युवराज, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुम्हें मेरी आह लगेगी। तुम्हारी ज़िंदगी से सुकून गायब हो जाएगा। जितनी तकलीफ़ें मैं उठा रही हूँ तुम भी उतनी ही तकलीफ़ें उठाओगे। तुम मुझसे माफ़ियाँ मांगने के लिए मुझे ढूंढते फिरोगे, मगर मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसे युवराज से नफरत महसूस हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद नीलम बाई के साथ पल्लवी बाहर निकल गई थी। साथ ही साथ वो भी उसके साथ बाहर आई थी। खाने को उसने कुछ ही निवाले लिए थे, मगर नीलम बाई के लिए इतना ही काफ़ी था। तो तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? उन्होंने अचानक ही उसे सवाल किया। मैं आपकी बात समझी नहीं। साफ मतलब है कि तुम काम कब से शुरू कर रही हो? वैसे तो मैंने सोचा था कि तुम्हें सेठ प्रीतम दास के हवाले कर दूं, लेकिन अगर उससे पहले मुझे कोई बड़ी आसामी मिल जाती है तो तुम्हें उसके सामने भी पेश कर दूंगी। अगर तुम मेरा साथ देने का फैसला करो और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो तो तुम ऐश करोगी। नीलम बाई की बात सुनकर मायरा गुस्से से चीख पड़ी थी। मुझे ऐसी ऐश भरी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें मुझे अपना जिस्म बेचना पड़े। अरे देखो तो सही, कोठे में बैठकर कैसी बातें कर रही है। नीलम बाई ने उसकी नादानी पर हंसते हुए कहा। वहाँ और भी लड़कियाँ थीं। कुछ लड़कियाँ नीलम बाई के साथ हंसने लगीं तो कुछ लड़कियाँ अफसोस से मायरा को देखने लगीं। चलो अब अपने कमरे में जाओ, काफ़ी रात हो गई है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, यहाँ से भागने की कोशिश भी मत करना, वरना मुंह की खाओगी। युवराज उस वक्त बेचैनी से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। राजीव खामोशी से सोफे पर बैठा उसे इधर से उधर चक्कर लगाते हुए देखे जा रहा था। वो लड़की कहाँ पर होगी? उसने राजीव से सवाल किया। मुझे क्या पता यार, तूने खुद ही तो उसे अपने घर से निकाला था। राजीव उस वक्त बेफिक्र नजर आ रहा था। मैंने अपने आदमियों से पता करवाया था, वो अपने घर भी नहीं पहुंची है और यहाँ पर भी नहीं है। आखिर वो गई तो गई कहाँ? तुझे उससे क्या मतलब? तेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ उसे बर्बाद करना था ना, तो तू उसे बर्बाद कर चुका है। अब उसके बारे में ज़्यादा मत सोच, वरना तेरा अपना दिमाग खराब होगा। वो मेरी पत्नी है, युवराज हलक के बल चिल्लाया था। तो राजीव उसके चेहरे की तरफ हैरानी से देखने लगा। तुझे कब से सबसे फर्क पड़ने लगा? तूने तो मुझे कहा था कि ये शादी तूने सिर्फ उसे उसकी नज़रों में गिराने के लिए की है और चंद ही दिनों बाद तू उसे तलाक भी दे देगा। उसके माथे पर तलाक का धब्बा लगाकर उसे ज़िंदगी भर की तकलीफ़ देगा।
फिर ये पति पत्नी का ड्रामा क्यों कर रहा है? 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे अफसोस हो रहा है कि तूने उसे छुए बिना ही जाने दिया? अगर ऐसी बात है तो इसमें भी गलती तेरी है। अगर तुझे उसे इस्तेमाल ही करना था तो पहले कर लेता। शादी करने की क्या? इससे पहले कि वो कुछ और कहता, युवराज ने एक जोरदार मुक्का उसकी नाक पर रखा था। उसकी नाक से खून का फव्वारा निकला था। ये क्या बदतमीजी है? तू होश में तो है? वो हलक के बल चिल्लाया। अगर दोबारा मेरी पत्नी के बारे में फिजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युवराज ने उंगली उठाकर उसे धमकी दी थी। राजवीर अपने रुमाल से अपनी नाक के बहते खून को पोंछते हुए हैरानी से युवराज को देख रहा था। ये बात सच थी कि वो शादी उसने सिर्फ और सिर्फ इंतकाम की खातिर की थी, मगर अब उसे एकदम से उस लड़की की फिक्र होने लगी थी। न जाने इस रिश्ते में ऐसी कौन सी कशिश होती है कि दिल में खुद ब खुद अपने हमसफ़र के लिए एक नरम गुस्सा पनपने लगता है। राजीव भी हैरान हुआ था युवराज की हालत देखकर, और अब राजीव को अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि वो लड़की उसके दोस्त की ज़िंदगी में अब क्या अहमियत रखने लगी है, क्योंकि राजीव की आंखों में वो उस लड़की के लिए जुनूनी इश्क की चमक देख चुका था। और राजीव को समझते देर न लगी कि उसका दोस्त युवराज उस लड़की को पसंद करने लगा है, उससे मोहब्बत कर बैठा है। युवराज, संभालो खुद को। क्या हो रहा है तुम्हें? तुम तो ऐसे नहीं थे। मत भूलो कि उस लड़की की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी खराब हुई है। एक पल के लिए राजीव डर गया था। युवराज की आंखों में उस लड़की के लिए दीवानगी देखकर वो गुस्से में मायरा को घर से निकाल तो चुका था, लेकिन भगवान न करे अगर उसके साथ कुछ गलत हो गया तो शायद राजवीर जिंदा न बचता। राजीव ये बात अच्छे से महसूस कर सकता था और इसीलिए वो उसे समझाने उसके करीब हुआ था। भूल जा युवराज, उस लड़की को भूल जा। वो तेरी जिंदगी नहीं है। तेरा मकसद उसे बर्बाद करना था और तूने उसे बर्बाद कर दिया है। अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़। ऐसा नहीं हो सकता राजीव। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे रात के अंधेरे में उसे घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था। मुझे कुछ करना होगा। वो जल्दी से सोफे से उठकर खड़ा हुआ था और अब युवराज को खुद इस बात का एहसास होने लगा था कि वो उस लड़की को पसंद करता है और उससे मोहब्बत करने लगा है। उस रात युवराज ने उसे अपने घर से निकाल दिया था, मगर थोड़ी ही देर बाद अपने गार्ड्स को उसके पीछे भेजा था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेरू उसे नीलम बाई के कोठे पर पहुंचा चुका था। उधर मायरा के घर में तो जैसे मातम का माहौल था। उसका भाई हर जगह मुंह छिपाता फिर रहा था, जबकि उसकी बहन और अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी, क्योंकि उसके पिता ने सख्ती से हुक्म दे दिया था कि आज के बाद तुम इस घर से कदम भी बाहर नहीं निकालोगी। मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मासूम है। उसके साथ जरूर कोई हादसा हुआ है। मायरा की माँ ने रोते हुए कहा तो मनोज साहब ने उन्हें गुस्से से घूरा। खबरदार, जो अब तुमने दोबारा से उस लड़की की तरफदारी की, तुम्हारे बेकार के लाड ने ही उसे बिगाड़ा है। अगर तुम पहले दिन से ही उसे अपने काबू में रखती तो उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो इस तरह की कोई हरकत करती। पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू हो रही है। हम यहाँ उसकी शादी की भाग दौड़ में लगे हुए हैं और वो अपनी शादी के दिन ही घर से फरार हो गई। जब उसने अपने लिए पहले से ही यार देख रखा था तो फिर शादी का दिखावा क्यों कर रही थी? पहले ही बता देती तो मैं उसी लड़के के साथ ही उसे विदा कर देता। कम से कम ये बदनामी तो नहीं होती। मनोज जी का गुस्से के मारे बुरा हाल था। उनका बस नहीं चल रहा था। अगर मायरा उनके सामने आ जाती तो वो उसे गोली मार देते। उसने कुछ भी नहीं किया। वो घर से भागी नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, सागर ने अपनी माँ का बाजू पकड़कर उन्हें खींचते हुए अपने कमरे में ले गया था। मम्मी, बस कर दें, भगवान के लिए बस कर दें। बस, बहुत हो गया। हर वक्त इस घर में दीदी की बातें होती रहती हैं। उन्होंने जो करना था वो कर चुकी हैं। अब वो यहाँ से चली गई हैं और अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें अपने किए की सज़ा भी मिल जाएगी। लेकिन प्लीज़ घर का माहौल मत बिगाड़िए। आपकी वजह से गुड्डू और मीना हर वक्त डरे सहमे रहते हैं। मुझे बताओ कि आखिर इन दोनों को किस बात की सज़ा मिल रही है? और अर्पिता जी फूट फूट कर रो पड़ी थीं। वो कैसे अपनी बेटी को इस तरह भुला देती? नौशी ने भी आगे बढ़कर माँ को तसल्ली दी थी। दरअसल वो 5 बहन भाई थे। सबसे बड़ी मायरा थी, फिर उसका भाई और फिर नौशी। उसके बाद 2 जुड़वा बच्चे थे, गुड्डू और मीना। उन लोगों का ख़ानदान एक खुशहाल ख़ानदान था। किसी भी तरह की कोई परेशानी या तंगी नहीं थी।
वे लोग एक सुकून भरी जिंदगी जी रहे थे कि अचानक ही उनकी जिंदगी में एक तूफान आ गया। तुम खुद ही मुझे बताओ कि एक माँ का दिल कैसे चैन में रह सकता है, वो भी उस वक्त जब उसकी जान से प्यारी औलाद उसकी नज़रों के सामने ना हो। आप बस उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं, मैं इस तरह अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं उसके लिए कुछ करूँगी, उसे घर वापस लेकर आऊँगी। मैं पुलिस में जाऊँगी और रिपोर्ट करवाऊंगी। अर्पिता जी पागलपन की हालत में सर जोर से ना में हिलाते हुए बोले जा रही थी। बस कर जाओ, अब क्या तुम ये चाहती हो कि पूरी दुनिया के सामने हमारा तमाशा बने? तुम जानती भी हो कि जब हम पुलिस में रिपोर्ट करवाने जाएंगे तो वो सबसे पहले यही कहेंगे कि किसी यार के साथ भाग गई होगी। पुलिस वालों को तुम जानती नहीं हो, वो इन सब बातों को कितना सीरियस लेते हैं। मनोज साहब अपनी बीवी की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। दिन तेजी से गुजरते चले जा रहे थे। युवराज रघुवंशी उसे हर जगह ढूंढ चुका था, मगर वो उसे कहीं भी मिल नहीं रही थी। न जाने उसे आसमान खा गया था या जमीन निगल गई थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, युवराज रघुवंशी का जुनून मायरा के लिए बढ़ता जा रहा था। उसे खुद की हालत पर हैरत होती ही थी। जब उसे उस लड़की से इतनी ही मोहब्बत थी तो उसने उसे जाने क्यों दिया? ये बात उसके दिल में कसक बनकर चुभती थी। एक दिन जब दिल कुछ ज़्यादा ही बेकरार हुआ तो वो गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर चला आया था। काफ़ी देर तक इधर उधर सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा और फिर थक हार कर वो समंदर के किनारे जाकर खड़ा हो गया था और अपने अतीत के बारे में सोचने लगा। उसकी ज़िंदगी भी उस वक्त तक बहुत खुशगवार थी, जब तक कि मायरा ने उसके किरदार पर इल्ज़ाम नहीं लगाया था। वो अपनी यूनिवर्सिटी का सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट था, सबसे लायक और टैलेंटेड। हर किसी की ज़बान पर सिर्फ उसी का नाम होता था। एक तो वो अपने टैलेंट और काबिलियत की वजह से पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर था, दूसरा उसकी पर्सनालिटी ऐसी जादू भरी थी कि उसकी पर्सनालिटी के जादू से कोई बच ही नहीं पाता था। हर स्टूडेंट, हर टीचर की ज़बान पर एक ही नाम होता था, युवराज रघुवंशी। मगर यह भी कुछ ही समय तक रहा, क्योंकि फिर उसी यूनिवर्सिटी में मायरा ने एडमिशन ले लिया था, जो उसकी ही टक्कर की थी। हर चीज़ में वो युवराज रघुवंशी को टक्कर देती थी, फिर चाहे वो खूबसूरती की बात हो या फिर टैलेंट और इंटेलिजेंस की। सिर्फ 1 महीने में ही सारे टीचर्स उसकी तारीफ़ें करने लगे थे। हर स्टूडेंट की ज़बान पर सिर्फ उसी का नाम होता था। उसकी खूबसूरती और मासूमियत को देखकर हर कोई उसे दोस्ती करना चाहता था। लड़के तो उसे देखकर ठंडी आहें भरा करते थे और उसके साथ का सपना सजाने लगे थे। लेकिन मायरा किसी को लिफ्ट नहीं कराती थी। उसने अपनी माँ की बात अपने पल्लू से बांध रखी थी। वो सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखती थी। मायरा शुरू से ही हक बात कहने के पक्ष में थी। उसे झूठ, फरेब और भ्रष्टाचार से सख्त नफरत थी। लेकिन उसके साथ ही वो बहुत भोली भाली और मासूम थी। आसानी से लोगों की बातों में आ जाती थी। उसकी दोस्ती क्लास की सबसे अमीर लड़की कोमल से हो गई, जो बाहर से बहुत अच्छी लगती थी लेकिन अंदर से किसी जहरीली नागिन से कम नहीं थी। वो मायरा से जलती थी। हर कोई उसका दीवाना था और वो उसे नीचा दिखाने के लिए उसने मायरा से दोस्ती की थी। एक दिन मायरा लाइब्रेरी में बैठी पढ़ाई कर रही थी जब उसे कोमल की तरफ से कॉल आई थी। प्लीज़ मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे बचा सकती हो। उसकी बात सुनकर मायरा बुरी तरह घबरा उठी थी, क्योंकि कोमल के बोलने के अंदाज में बहुत ज़्यादा घबराहट थी, जैसे वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हो। वो जल्दी से भागी और ग्राउंड के पिछले हिस्से में गई जहाँ कोमल खड़ी थी। उसे देखकर मायरा हैरान रह गई थी। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। वो एकदम मायरा के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज़ मेरी मदद करो मायरा, सिर्फ तुम ही हो जो मुझे इस मुश्किल से निकाल सकती हो। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और रो रही थी। तुम्हारा ये हाल किसने कर दिया? मायरा ने उससे पूछा तो वो रोते हुए युवराज का नाम लेने लगी। मायरा को कुछ पल के लिए अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि उसने सुना था कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है, औरतों की इज्जत करता है और किसी भी लड़की की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता। और जब से वो यूनिवर्सिटी में आई थी तब से उसने भी देखा था यूनिवर्सिटी की कई लड़कियां युवराज की तरफ बढ़ने की कोशिश करती थीं, लेकिन उसका अंदाज हमेशा ठंडा रहता था। पूरी यूनिवर्सिटी में आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। ये बात मायरा को सोचने पर मजबूर कर रही थी, लेकिन यहाँ कोमल की हालत कुछ और ही बता रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? ज़रूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या तुम 100% श्योर हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वाला युवराज ही है?
मायरा ने उससे सवाल किया। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? वो तुरंत ही गुस्से से आग बबूला हुई थी। मायरा एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी। नहीं कोमल, मेरा ये मतलब नहीं था। लेकिन युवराज तो बहुत अच्छा बनने का सिर्फ नाटक करता है। अच्छा है नहीं, आज उसने मौका पाकर मुझे बर्बाद कर दिया। और अब तुम उसके खिलाफ गवाही दोगी। तुम प्रिंसिपल सर को बताओगी कि तुमने उसे मेरे साथ ये सब कुछ करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैंने कुछ भी नहीं देखा, तो मैं झूठी गवाही कैसे दे सकती हूँ? वो डर गई थी। ये झूठ नहीं है बल्कि सच है। तुम्हें ये गवाही देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना गवाही के कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करेगा। और तुम तो मेरी सच्ची दोस्त हो ना? क्या तुम मेरी इतनी सी मदद नहीं कर सकती? क्या तुम मुझे इंसाफ नहीं दिला सकती? तुम्हारे अलावा मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं है। अगर तुम डर गई तो मैं कभी भी इंसाफ नहीं ले पाऊंगी। सोच लो मायरा, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। कोमल ने अपने झूठ के आंसू पोंछते हुए मायरा को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी, और मायरा एक अजीब से दोराहे पर आकर खड़ी हो गई थी। वो कोमल को इंसाफ दिलाना चाहती थी, लेकिन साथ ही साथ उसे युवराज के बारे में ये गवाही देना सही भी नहीं लग रहा था। उसे सोचों में गुम देखकर कोमल फिर से बोली थी, तुम्हें मेरे लिए ये सब कुछ करना ही होगा। वो उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती प्रिंसिपल के ऑफिस में ले आई थी, और फिर उसी दिन उसने युवराज के खिलाफ गवाही दे दी। उधर युवराज जो मन ही मन मायरा को पसंद करने लगा था और सोच रहा था बहुत जल्द उस लड़की को प्रपोज करेगा और पढ़ाई खत्म होते ही उसे अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। अब उसे मायरा से गहरी नफरत होने लगी थी। वो हर हाल में उससे बदला लेना चाहता था, क्योंकि उस लड़की की वजह से न सिर्फ वो पूरी यूनिवर्सिटी में जलील हो गया था, बल्कि बुरी तरह बेइज्जत करते हुए उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। उसकी बरसों की बनाई हुई रेपुटेशन पल भर में खराब हो गई थी। स्टूडेंट और टीचर उसे अफसोस भरी नज़रों से देख रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे कि बाहर से कितना सीधा साधा और शरीफ है, और अंदर से काम पूरे बिलन वाले हैं। उसने एक नफरत और कहर भरी नज़र मायरा पर डाली थी, और मायरा उसकी नज़रों की गर्मी से बुरी तरह दहल उठी थी। कुछ गलत होने का तुरंत एहसास हुआ था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था, क्योंकि वो गवाही दे चुकी थी और तीर कमान से निकल चुका था। यूनिवर्सिटी से तो निकल ही गया था, इसके साथ साथ उसे उसके घर से भी निकाल दिया गया था। मायरा भी इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा डर गई थी। कुछ दिन तो वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने उसे मना कर दिया था। उसने अपने घर वालों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि जानती थी उसकी माँ बहुत परेशान हो जाएंगी। वैसे भी फाइनल होने वाले थे। उसने सोचा कि फाइनल के तुरंत बाद ही वो अपने गांव चली जाएगी और थोड़ा सा टाइम वहाँ बिताएगी। उसका आखिरी पेपर था उस दिन। वो यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी जब किसी ने पीछे से आकर उसके मुंह पर एक रुमाल रखा था और फिर उसे अपनी गाड़ी में धकेल दिया। उसे अंदाजा तो हो ही गया था ये काम जरूर युवराज का है, मगर इसके बावजूद वो एक बार उसे देखना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका दिल इस बात को मानने से इनकारी था कि ये काम युवराज कर सकता है। और फिर जिस दिन युवराज उसके सामने प्रकट हुआ, उस दिन उसके सारे शक यकीन में बदल गए थे। मायरा कोठे में रहते हुए लगभग 2 हफ्ते बीत चुके थे। इस दौरान उसके पास कोई भी आदमी नहीं आया था। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी, क्योंकि नीलम बाई उसका पहला सौदा किसी बहुत बड़ी पार्टी के साथ करना चाहती थी, और वो पार्टी अभी तक नीलम बाई के हाथ नहीं लगी थी। जैसे ही नीलम बाई का पहला सौदा किसी बड़ी पार्टी से हो जाता, उसके बाद नीलम बाई के हाथ में कच्ची मोटी रकम आ जाती, और उसके बाद तो मायरा को रूटीन पर आना ही पड़ता, जो रूटीन कोटे का था, यानी हर रात नए नए मर्दों का आना और उन्हें खुश करना। उसके बाद मायरा को रोज़ रात खुद को एक नए मर्द के सामने पेश करना होता, और वो रो रोकर भगवान से प्रार्थना करती थी, उसका धन्यवाद करती कि भगवान ने उसे अभी तक बचा कर रखा हुआ था। लेकिन कब तक मायरा खुद को बचा कर रख सकती थी? एक न एक दिन तो कोठी की गंदगी उसके वजूद से लग ही जानी थी। उस दिन बहुत ही खुशगवार शाम थी। वो लॉन में बैठी हुई डूबते सूरज को देखे जा रही थी, जब अचानक ही उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी। उसने पलट कर देखा तो पल्लवी खड़ी थी। इन 2 हफ्तों में पल्लवी ने उसका बहुत ख्याल रखा था। पल्लवी भी हालात की मारी हुई थी और कोठे पर आ गई थी। उसकी सौतेली माँ ने उसे कोठे पर बेच दिया था, और पल्लवी ने भी इस कोठे से निकलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उसके लिए तो चाहे कोठा था या फिर उसकी सौतेली माँ का घर, सब एक जैसा था। कम से कम कोठे पर उसे अपनी सौतेली माँ की मार को सहना नहीं पड़ता था।
भरपेट खाने को मिलता था और काम तो वही करती थी जो सौतेली माँ के घर पर भी उसे करना पड़ता था। वही कोठे पर भी कर रही थी और अब तो पल्लवी को इस सब की आदत लग चुकी थी। आज पल्लवी बहुत परेशान नजर आ रही थी। क्या हुआ है तुम्हें? चेहरे पर 12 बज रहे हैं, मायरा ने मजाकिया अंदाज में पूछा। वक्त आ गया है, पल्लवी ने निगाहें झुकाते हुए जवाब दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? किस बारे में बात कर रही हो? नीलम बाई का हुक्म है कि तुम्हें तैयार किया जाए। शाम के वक्त कोई खास और बहुत अमीर आदमी आ रहा है। नीलम बाई चाहती है कि तुम्हें इस आदमी के सामने पेश किया जाए। आज नीलम बाई को उसकी मनपसंद पार्टी मिल गई है और उन्हें उनकी मुंह मांगी रकम भी मिलेगी। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। अब तुम्हारे पास फरार होने का कोई रास्ता नहीं है। बेहतर यही है कि कोई तमाशा किए बिना चुपचाप उनकी बात मान लो। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अब जबकि तुम इस कोठे पर आ ही गई हो तो तुम्हें खुद को हालात के हवाले कर देना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़कर कमरे में ले गई थी। उस दिन पल्लवी ने उसे तैयार किया था। मायरा बहुत हंसी लग रही थी, जैसे आसमान से उतरी कोई परी हो। वो किसी भी आदमी का दिल धड़काने की काबिलियत रखती थी। उसने तो सोचा था कि वो शादी करेगी और किसी की पत्नी बनेगी, एक नॉर्मल खुशगवार जिंदगी जिएगी, लेकिन उसके सारे सपने अधूरे रह गए थे। उसकी ज़िंदगी में शायद यही गंदगी लिखी हुई थी। आंसू लगातार उसकी आंखों से निकल रहे थे। प्लीज़ चुप कर जाओ, तुम्हारा मेकअप ख़राब हो रहा है, पल्लवी ने उसे डांटा। उसी वक्त नीलम बाई भी कमरे में आई थी और बोली, कितना वक्त हो गया है तुम दोनों को, जल्दी करो, वो ख़ास मेहमान आ चुके हैं और मैं उन्हें इंतज़ार नहीं करवाना चाहती। जल्दी से तैयार करो इसे और लेकर आओ। युवराज बाहर अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। उसके 2 दोस्त ज़बरदस्ती उसे यहाँ पर लेकर आए थे, क्योंकि आज की रात युवराज ने मायरा के गम में कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। वो अपने होश में नहीं था, लगातार मायरा मायरा चिल्ला रहा था। राजीव उसका मूड खुशगवार करना चाहता था। उसने सुना था यहाँ की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत और दिलकश होती हैं और वो ज़बरदस्ती युवराज का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाकर यहाँ तक ले आया था। आज तुम्हारा दिल खुश न हो जाए तो कहना, उस लड़की को एक ही रात में भूल जाओगे। युवराज को वो कमरा दिखाया गया। नशे में झूमता युवराज कमरे के अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सामने बैठी हुई शख्सियत को देखा, उसे लगा जैसे किसी ने जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारा हो। सारा नशा एक पल में हवा हो गया था। मायरा भी चक्कर खाकर बेहोश हो गई थी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी के साथ ऐसा सलूक करने की? वो अब नीलम बाई के सामने खड़ा ऊंची आवाज़ में चिल्ला रहा था। वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा था, इसलिए वहाँ खड़ा हर इंसान चुप था। उसने 5 करोड़ नीलम के मुंह पर मारे और उस लड़की को लेकर फिर से हवेली वापस आया था। जब मायरा होश में आई तो उसने देखा कि युवराज ने अपना सिर उसके पैरों पर रखा हुआ था और वो फूट फूट कर रो रहा था। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे गुस्से के इतने सख्त नतीजे निकलेंगे। वो बस चुपचाप उसका चेहरा देखती जा रही थी। मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद बदले की आग में जलते हुए मैं भी यही कदम उठाती। आपने तो कुछ भी गलत नहीं किया था। मुझसे बदला भी लिया तो एक हद में रहकर लिया। मुझे हाथ भी नहीं लगाया, मुझसे शादी की और बिना छुए ही मुझे जाने के लिए कह दिया था। हालांकि आप चाहते तो मेरी इज्जत को बिना किसी रिश्ते के ही रौंद सकते थे। मैं आपकी कैद में थी, लेकिन नहीं, आपने तो शादी के बाद भी मुझे हाथ नहीं लगाया था। बस आपकी गलती थी तो इतनी थी कि आपने मुझे गुस्से और बदले की आग में आप इस कदर अंधे हो गए कि आपने मुझे रात के समय ही घर से बाहर निकाल दिया था। और फिर शायद मेरी किस्मत ही ख़राब थी जो मैं वहाँ कोठे तक जा पहुँची। जो कुछ भी हुआ है उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी भूल जाइए, मैंने आपको माफ़ कर दिया। वो उसे माफ़ कर चुकी थी। युवराज ने उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उसके बेकरार दिल को एक सुकून मिला था और मायरा भी तड़प तड़प कर रोई थी। उसे एक मजबूत सहारे की ज़रूरत थी, किसी अपने की ज़रूरत थी और पता नहीं क्यों उसे युवराज दिल के बेहद करीब महसूस हुआ था। उसे युवराज से कोई शिकायत नहीं थी। पूरी रात वो युवराज की बाहों में लेटी रही और युवराज भी धीरे धीरे उसके सर को सहलाता रहा और वो सुकून से गहरी नींद सो गई थी। इतने दिनों में पहली बार उसे ऐसी सुकून भरी नींद आई थी। सुबह हुई, युवराज उसे लेकर उसके माँ बाप के घर भी गया था, लेकिन मनोज जी ने अपनी बेटी को स्वीकारने से इनकार कर दिया था। मायरा को लग रहा था कि युवराज कभी भी उसके लिए स्टैंड नहीं लेगा और ना ही अपने माता पिता से उसकी बात करेगा। लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही जब वो उसे लेकर अपनी हवेली में गया था
और अपने पिता को हकीकत के बारे में सब कुछ बता दिया था। युवराज की माँ ने उसे स्वीकार कर लिया था और बहुत ही धूमधाम से अपनी बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन रखा था। और जब रात को युवराज उसके करीब होने लगा तो मायरा ने खुशी खुशी अपना आप युवराज के हवाले कर दिया था। वो युवराज की बाहों में सिमटकर सब कुछ भूल जाना चाहती थी, अपने कड़वे दिनों को, उन कड़वी यादों को जिन्हें याद करने से सिर्फ और सिर्फ दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं मिलता था। युवराज के हर स्पर्श में मोहब्बत झलक रही थी। वो बहुत नरमी से, बहुत प्यार से मायरा को खुद में समेटता जा रहा था। युवराज के होठों के स्पर्श पर मायरा का अंग अंग महकने लगा था। रात धीरे धीरे सरक रही थी और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत की बारिशों में भीगते जा रहे थे। और फिर युवराज ने अपनी मोहब्बत मायरा पर इस कदर निछावर की कि उसे अपनी किस्मत पर गर्व होने लगा। उसने मायरा को अपनी हथेली का छाला बना लिया था। उसका बस नहीं चलता था कि मायरा को जमीन पर पैर न रखने दे। मायरा की गुलाबी रंगत जो कुछ ही दिनों में मुरझा गई थी, फिर से गुलाब की तरह खिल उठी थी। और ये सब युवराज के प्यार का नतीजा था। उसे वो हक, वो सम्मान मिला जो एक बीबी का होता है, एक बहू का होता है। लेकिन अब भी उसके दिल में एक कसक उठती थी। उसे अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की याद आती थी। लेकिन युवराज उसे अपनी चाहत में इस कदर समेट लेता कि वो सब कुछ भूल जाती। और फिर लगभग कुछ ही महीने बीते थे कि मनोज साहब भी अपनी बेटी से राजी हो गए थे। आखिर कब तक वे अपने खून से खफा रहते। उसके माँ बाप, उसके बहन भाई उससे मिलने आए थे उसकी हवेली में, और उसकी शान व शौकत और युवराज का उसके लिए प्यार देखकर उसकी माँ और पिताजी खुशी से फूली नहीं समा रही थीं। उसके बहन भाई भी खुश थे, हैरान थे। उसके पापा मनोज जी ने भी आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया था। उसकी ज़िंदगी एक बार फिर से खुशगवार हो गई थी। अतीत में जितनी भी तकलीफ़ें थीं, जितनी भी कड़वाहटें थीं, वे सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थीं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।